वीडियो में आप पढ़ेंगे कार्बन परिवार यानी समूह 14 के तत्व पढ़ेंगे। समूह 14 के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी। काशी गए शंकर प्रभु, काशी गए शंकर प्रभु फल लाने। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आते हैं? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड और फ्लेरोवियम आता है। कार्बन भूपर्पटी में पाए जाने वाला, बहुलता में पाए जाने वाला कौन सा तत्व है? 17वां तत्व है। ठीक है, यह प्रकृति में स्वतंत्र रूप से मिलता है और संयुक्त अवस्था में भी मिलता है। यह कोयला, ग्रेफाइट, हीरा आदि के रूप में मिलता है, जबकि संयुक्त अवस्था में कैसे मिलता है? कार्बोनेट, हाइड्रोकार्बोनेट हाइड्रोकार्बोनेट तथा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में मिलता है। ठीक है, कार्बन संसार का सबसे चंचल तत्व है। कार्बन संसार का सबसे चंचल तत्व है जो हाइड्रोजन मतलब अधिकतर यौगिकों के साथ संयुक्त होकर क्रिया कर सकता है। कार्बन के 2 समस्थानिक है, मेन तो 2 समस्थानिक है, जो कार्बन 12, कार्बन 13 है, और एक अन्य समस्थानिक भी है जो कार्बन 14 है, परंतु ये रेडियो एक्टिव होता है और इसकी अर्धायु कितनी होती है? 5770 होती है। इसका उपयोग यानी C14 का उपयोग किसमें करता है? रेडियो कार्बन डेटिंग में करते हैं, यानी पुराने जो तत्व निकलते हैं उनके अंकन में कितने साल पुराना है वो सब निकालने में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, सिलिकॉन भूपर्पटी में पाया जाने वाला द्वितीय तत्व है। यह प्रकृति में सिलिका तथा सिलिकेट के रूप में उपस्थित रहता है। तो यह सिलिकॉन सिरेमिक, कांच, सीमेंट का महत्वपूर्ण घटक है। जर्मेनियम भी क्या मिलता है? अति सूक्ष्म मात्रा में मिलता है, जो मुख्यतः टिन, स्टोन और SnO2 टिन से तथा गैलेना से अयस्क के रूप में प्राप्त होता है। फ्लेरोरियम क्या है? फ्लेरोवियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है। ठीक है, आगे स्टडी करते हैं। जर्मेनियम और सिलिकॉन की शुद्धता का उपयोग ट्रांजिस्टर और अर्धचालक युक्ति बनाने में किया जाता है। फ्लेरोवियम का प्रतीक क्या है? Fl है। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक आगे देखेंगे, और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है? 289 ग्राम पर मोल इनवर्स है। बाह्यत में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है इसका? 7s2 7p2। ठीक है, क्या है? 7s2 7p2। इसे बहुत कम मात्रा में बनाया जा सकता है और इसकी अर्धायु भी क्या होती है? बहुत कम होती है। ठीक है, इसको छोड़ते हैं, आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो समूह 14 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NS2 NP2। ठीक है, इस समूह में कौन कौन से आते हैं? अब इसको इस सारणी से अपन शॉर्ट में पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या आते हैं? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड आता है। फ्लेरोवियम के बारे में स्टडी नहीं करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया NS2 NP2, 2s2 2p2, 3s2 3p2, 4s2 4p2, 5s2 5p2 और 6s2 और 6p2। ठीक है, संयोजकता त्रिज्या के बारे में आपको पता है। ये समूह में ऊपर से नीचे आने पर त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती है। तो देखो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? मान बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है ना, देखो दिख रहा है? 77, 118, 122 बढ़ रहा है ना मान। और आगे देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है? समूह में ऊपर से नीचे जाने पर कम होती है। जितनी साइज़ छोटी होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेज़र करो, सबसे ज़्यादा किसकी है? यहाँ पे कार्बन की है, क्योंकि इसकी साइज़ क्या सबसे छोटी है। और ऐसे ही IP का मान भी क्या होगा? जितना एटम छोटा होगा उतने ज़्यादा क्या होगा? IP का मान बड़ा होगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसका है? कार्बन का IP का मान ज़्यादा है। एक चीज़ और, इनके ऑक्साइड्स के बारे में भी देखते हैं। कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, इन तीनों के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जबकि और Sn और Pb के ऑक्साइड कैसे होते हैं? उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। ठीक है, और कार्बन, सिलिकॉन क्या है? ये अधातुएं हैं। जर्मेनियम क्या है? एक उपधातु है। और Sn और Pb क्या है? ये एक धातुएं हैं। ठीक, आगे संयोजकता त्रिज्या क्या होती है? ऊपर से नीचे जाने पर कम होती है। तो जो Sn और ये Pb है ये तो किस में मिलेंगे? आपको +2 ऑक्सीकरण अवस्था में मिलेंगे। जबकि ये कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम किस में मिलेंगे? आपको +4 ऑक्सीकरण अवस्था में मिलेंगे।
ये मैंने शॉर्ट बता दिया आपको समूह 14 के बारे में। संयोजकता त्रिज्या जो मैंने आपको बताया वही है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है, बढ़ती है। ऐसे Ip का मान किसका ज़्यादा होगा, कार्बन का ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने बताई थी, जितना एटम छोटा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। वही चीज़ें लिख रखी है। भौतिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म में ये याद रखना है कि कार्बन सिलिकॉन क्या है, अधातु है, और जर्मेनियम क्या है, उपधातु है। जबकि टिन और लेड क्या है, कम गलनांक वाली मुलायम धातु। कैसी धातु है, कम गलनांक वाली मुलायम धातु है। समूह 14 के तत्वों की गलनांक और क्वथनांक समूह 13 के तत्वों के गलनांक और क्वथनांक की तुलना में क्या होते हैं, अधिक होते हैं। ठीक। रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म में ऑक्सीकरण अवस्था बताई दी है मैंने। समूह में नीचे से ऊपर से नीचे आने पर क्या होगी, +2 ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ेगी। देखो यहाँ देखो, इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +4 और +2 है। इस समूह के गुरुत्व तत्वों में यानी Pb में +2 ज़्यादा मिलेगी, Sn में +2 मिलेगी, संभावना थोड़ी कम है, और जर्मेनियम में थोड़ी और कम है। यानी सबसे बड़ा तत्व कौन सा है, लेड है। लेड में क्या मिलेगी, +2 मिलती है। कार्बन सिलिकॉन मुख्यतः किस में मिलते हैं, +4 में मिलते हैं। कार्बन में आपको ध्यान रखना है, कार्बन क्या है, यद्यपि कार्बन अपनी संयोजकता +4 का अतिक्रमण नहीं कर सकता, क्योंकि परंतु समूह के अन्य तत्व ऐसा कर सकते हैं। यह उन कक्षकों में डी कक्षकों की उपस्थिति के कारण होता है। यानी आपको ध्यान रखना है कि कार्बन में क्या होता है, डी ऑर्बिटल नहीं होता है, इसलिए कुछ कैरेक्टर क्या होंगे, बाकी एटम से अलग होंगे। बाकी एटम देखो 6 संयोजकता वाले कंपाउंड बना रहे, परंतु कार्बन नहीं बना सकता। CCl4 से ज़्यादा बना ही नहीं सकता है वो। ऑक्सीजन के साथ मैंने बताई दी आपको अम्लीय प्रकृति, क्षारीय प्रकृति। मुख्यतः 2 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं ये, मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड। मोनोऑक्साइड यानी MO, डाई यानी MnO2। ठीक है। और SiO का अस्तित्व केवल उच्च ताप पर होता है, और मैंने बताई दी इनकी प्रकृति कैसे होती है। सिलिकॉन वाले की अम्लीय प्रकृति होती है। डाइऑक्साइड भी इसके कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। जबकि टिन लेड के कैसे होते हैं, उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समूह 14 के तत्वों में से उन सदस्यों को चुनिए जो सबसे अधिक अम्लीय डाइऑक्साइड बनाता है। अम्ल मैंने बताई दी आपको, सारणी में कार्बन होगा। सबसे छोटा कौन है, कार्बन, तो कार्बन डाइऑक्साइड। +2 ऑक्सीजन अवस्था मिलेगी किसमें, लेड में मिलेगी, क्योंकि इसकी साइज़ की सबसे बड़ी, यानी +2 मिलने की संभावना ज़्यादा बड़ी। अर्धचालक के रूप में सिलिकॉन, जर्मेनियम, क्योंकि ये उपधातु है। ठीक है। आगे, जल के साथ क्रिया। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम जल के द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं, परंतु जो टिन होता है वो डाइऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखने की है। टिन क्या करेगा, जल के साथ क्रिया करके डाइऑक्साइड बना लेगा। लेड जल से अप्रभावित होता है, क्योंकि इस पर क्या होता है, प्रोटेक्टिव फिल्म बन जाती है लेड पर। हेलोजन के साथ रिएक्शन, हेलोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, MX2 और MX4 बनाते हैं। ठीक है। SnF4 और SnPbF4 अपवाद है। देखो, अधिकांशतः MX4 से संयोजक प्रकृति के होते हैं। इन हैलाइडों में केंद्रीय परमाणु sp3 संक्रियत अवस्था में तथा अणु क्या होता है, चतुष्फलकीय अवस्था में रहता है। यानी प्रकृति कैसे होती है, इनके सह संयोजक। परंतु जो SnF4 है और PbF4 है वो क्या है, आयनिक प्रकृति के होते हैं। Pbi का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि उनकी बंध ऊर्जा क्या होती है, उत्पन्न ही नहीं हो पाती इतनी कि ये बॉन्ड बन सके। आगे इसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, आगे देखते हैं। देखो, सिलिकॉन, एक चीज़ ही ध्यान रखनी है, कार्बन CCl4 के अतिरिक्त अन्य सभी टेट्राहेलाइड आसानी से जल अपघटित हो जाते हैं, क्योंकि क्या होता है, केंद्रीय परमाणु जल के ऑक्सीजन परमाणु से डी कक्षक में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर लेता है। कार्बन के पास डी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए वो जल अपघटित नहीं होता। बाकी सब एटम क्या देंगे, जल अपघटित हो जाएंगे। जैसे रिएक्शन देखो, SiCl4 H2O से रिएक्शन करके क्या बना रहा है, देखो
इसने एक Cl को रिमूव कर दिया, इसकी जगह क्या आ गया, OH आ गया। ठीक है, आगे वापस ये H2O से रिएक्शन कर रहा है और बाकी क्या कर रहा है, जितने भी Cl उनको रिप्लेस करके क्या बना दिया, OH लगा दिया, यानी सिलिसिलिक एसिड बन गया है, जल के साथ अपघटित हो जाता है। ये देखो क्वेश्चन देखो, SiF6 - 2 ज्ञात है जबकि SiCl6 - 2 अज्ञात है। संभावित कारण क्या है? सिलिकॉन परमाणु का आकार छोटा होने के कारण इसके चारों ओर क्लोरीन के 6 बड़े परमाणु व्यवस्थित नहीं हो पाते। पहला कारण तो क्या बता दिया कि क्लोरीन का साइज क्या होता है, बड़ा, तो ये सिलिकॉन के चारों तरफ अरेंज ही नहीं हो पाएगा, इतना स्पेस ही नहीं मिल पाता है इसको। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, क्लोरीन परमाणु के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म तथा सिलिकॉन परमाणु के मध्य अन्योन्य क्रिया अधिक प्रबल नहीं होती, यानी इन दोनों के मध्य रिएक्शन ही नहीं हो पाती है। कारण ये हो गया। दूसरा कारण क्या है, साइज हो गया। ठीक है, कार्बन की महत्वपूर्ण प्रवृत्तियाँ। कार्बन के बारे में आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, वही सेम लाइन, छोटा आकार होता है, उच्च विद्युत ऋणात्मकता होती है, उच्च आयनन एंथैल्पी होती है, डी कक्षक क्या होते हैं इसके पास नहीं होते हैं। आगे इसमें पी पाई बंध बनाने की अद्वितीय क्षमता पाई जाती है, इसी कारण तो ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है और अलग जो परमाणु होते हैं उनके साथ में भी संयुक्त हो सकता है। एक मोस्ट चीज़ ये कि इसमें श्रृंखलन की प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी कार्बन कार्बन बंध अधिक मजबूत होने के कारण ये कर सकता है, बहुत सारी चेन, बहुत लंबी चेन भी बना सकता है। कार्बन के अप्रूव आपको ध्यान है, ग्रेफाइट, हीरा और फुलरिन। अब कार्बन के अप्रूव में देखो, कार्बन के क्रिस्टलीय और एक्रिस्टलीय दोनों ही अप्रूव पाए जाते हैं। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के मुख्य क्रिस्टलीय अप्रूव है। ठीक है, और फुलरिन की खोज किसने की थी? HW क्रोटो, ई स्मेले और RF कर्ल्स ने फुलरिन की खोज की थी। ये संरचना किसकी है? हीरे की। हीरे में आपको ध्यान रखना है कि जो जितने भी कार्बन होंगे वो sp3 हाइब्रिडाइज होंगे। कितने होंगे? sp3 हाइब्रिडाइज होंगे। इस संरचना में संपूर्ण चालक दिशात्मक सहसंयोजक बंध उपस्थित रहते हैं। बंध कैसे हैं? इसमें सहसंयोजक बंध है और कार्बन कैसे हैं? sp3 हाइब्रिडाइज है, ज्यामिति चतुष्फल की ज्यामिति में है। ठीक है, बंध लंबाई कितनी है? 154 पिकोमीटर है। हीरा पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। इसका उपयोग तेज धार बनाने के लिए, अपघर्षक के रूप में, रूपदा के रूप में और विद्युत प्रकाशक लैम्प टंगस्टन तंतु बनाने के लिए किया जाता है। अगला प्रूफ कौन सा है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो कार्बन है वो कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज है। बंध कैसे हैं? वांडरवाल बंध है। और कार्बन कैसे व्यवस्थित है? षटकोणीय व्यवस्था में, हेक्सागोनल रिंग्स बना करके व्यवस्थित है। यहाँ कार्बन कार्बन बॉन्ड की लंबाई कितनी है? 141.5 पिकोमीटर है। अब इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? संपूर्ण परत में इलेक्ट्रॉन क्या है? वे स्थानीकृत हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? यहाँ गतिशील, इसलिए ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, ग्रेफाइट को परतों के तल के अंदर आसानी से तोड़ा जा सकता है। यही कारण है कि ग्रेफाइट मुलायम, चिकना होता है। उच्च ताप पर जिन मशीनों में तेल का प्रयोग स्नेहक के रूप में नहीं किया जा सकता, वहाँ ग्रेफाइट शुष्क स्नेहक का काम करता है। ठीक है, लुब्रिकेंट का काम करता है। अगला है फुलरिन। फुलरिन के बारे में क्या ध्यान रखना है? हीलियम, आर्गन आदि अक्रिय गैसों की उपस्थिति में जब ग्रेफाइट को विद्युत आर्क के साथ गर्म किया जाता है तो फुलरिन का निर्माण होता है। वाष्पित लघु CN अणुओं संघनित होकर कज्जली पदार्थ के रूप में मुख्य रूप से C16 और कुछ अंश में C17 तथा कुछ सूक्ष्म मात्रा में 350 से उससे अधिक सम संख्या में कार्बन फुलरिन बनाते हैं। यानी हीलियम आर्गन के प्रेजेंस में आप ग्रेफाइट को गर्म करोगे तो क्या बनेगा? फुलरिन बनेगा। और फुलरिन मुख्य रूप से C60 और C70 बनता है। ठीक है, फुलरिन कार्बन का शुद्ध रूप है क्योंकि फुलरिन में किसी भी प्रकार की
झूलता बंद नहीं है, कोई डेंटिंग बॉन्ड नहीं है। फुलरीन की संरचना पिंजरानुमा है और C60 अणु की आकृति कैसी है, सॉकर बॉल के समान। इस कारण इसको क्या बोलते हैं, बंक मिस्टर फुलरीन कहते हैं। कैसी संरचना इसकी, सॉकर बॉल के जैसी है। प्रत्येक कार्बन कैसा है, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज है। इसमें 6 सदस्य 20 वलय तथा 5 सदस्य 12 वलय बनाते हैं, यानी 6 मेंबर 20 रिंग्स और 5 मेंबर्स कैसे बनाएंगे, 12 रिंग्स बनाते हैं। एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इस पर जो कार्बन होंगे उसमें एकल बंध भी मिलता है, द्विबंध भी मिलता है, और कार्बन बंध की लंबाई क्या होती है, दोनों में अलग अलग होती है। कार्बन के उपयोग, कार्बन का उपयोग किसमें करते हैं, मछली पकड़ने वाली छड़ बनाने के लिए, टेनिस रॉकेट में, वायुयान में, और जो केन्स होती है उनको बनाने में किया जाता है। विद्युत का अच्छा प्रचालक होने के कारण ग्रेफाइट का उपयोग बैटरी बनाने में किया जाता है। ग्रेफाइट द्वारा निर्मित क्रूसिबल तनु अम्ल और क्षारों के साथ अक्रिय होता है। और सक्रिय चारकोल का उपयोग जहरीली गैसों को अधिशोषित करने में किया जाता है। इसका उपयोग जल छनित्र में कार्बन अशुद्धियों को दूर करने में और वातानुकूलन में गंध को नियंत्रित करने में किया जा सकता है। जो ब्लैक कार्बन होता है उसका उपयोग कृष्ण रंजन में तथा स्वचालित वाहनों के टायर के पूरक के रूप में, कोक का उपयोग धातु कर्म अपचायक के रूप में तथा ईंधन के रूप में किया जाता है। और हीरा एक मूल्यवान पत्थर है जिसका उपयोग आभूषण में किया जाता है। कार्बन सिलिकॉन के यौगिक, ये यौगिक इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ते हैं इनको। बस आपको ध्यान क्या रखना है, जो कार्बन है वो जल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, वाटर गैस बनाता है, ठीक है। और इसको ये बोलते हैं सिंथेटिक गैस भी बोलते हैं। कार्बन जल के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस, इसका वाटर गैस या फिर संश्लेषण गैस भी बोलते हैं। और एक नेक्स्ट रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है, प्रोड्यूसर गैस वाली। कार्बन ऑक्सीजन और इसके साथ में नाइट्रोजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करके क्या बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, साथ में नाइट्रोजन देता है, जिसको बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस, ठीक है। प्रोड्यूसर गैस में तो क्या याद रखना है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में क्या बनेगा, नाइट्रोजन बनेगा। जबकि वाटर गैस में कार्बन ऑक्साइड उसके साथ में H2O निकलता है, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, द्रव्य CO2 का प्रसार शीघ्रता से होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या बोलते हैं, ड्राई आइस के रूप में प्राप्त किया जाता है। CO2 परमाणु में कार्बन कैसा हाइब्रिडाइज है, sp हाइब्रिडाइज है, ठीक है। ये इसकी अनुनादी संरचना यहाँ दे रखी है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, सिलिका भी बोलते हैं। इस वीडियो में इतना ही।